स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है MD-CAT का लेक्चर नंबर 36। इसमें हम लोग यूनिट पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब ये जो आपके पास यूनिट है ना बच्चों, ये लास्ट यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन का। इसमें छोटे छोटे 3-4 टॉपिक है सिर्फ, जैसा कि आपको इसमें टॉपिक नजर आएंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, और सिर्फ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होंगे। फिर प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये एक टॉपिक होगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन में से सिर्फ उसके वो रिएक्शन जिसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर सर्व करता है। ठीक है, ये आपका इस यूनिट का सिलेबस है। इसमें से भी एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, और वो है सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, या आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ लिया होता है। और मैं टॉपिक्स के यूनिट्स बताता जाऊँ, शायद ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि करना कहाँ से है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है UHS का जो ऑथेंटिकली आपको किसी एक यूनिट से नहीं मिलता। मसलन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आपको FSC सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 में मिलेंगे। और ना अजीब ट्रेंड ये है कि जब बच्चे डील करते हैं हमारे सामने क्लास में, या वट एवर इज द चैनल टू डील विद द टीचर एट द मोमेंट, उस चैनल पे जब बच्चे आते हैं तो वो आगे क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पढ़ा दिए, तो वो सीमेंट और पेपर भी करना है साथ। जब आपको टॉपिक ये दिया UHS ने कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो यू डू नॉट नीड टू फाइंड ए फॉस्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइजर्स, इवन सिर्फ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को आप पढ़ेंगे और उसी को प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह से प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इसका ताल्लुक है चैप्टर नंबर 16 में एयर पोल्यूशन के साथ। वहां पर आपको SO2 का जिक्र नजर आएगा एज अ पोल्यूटेंट, और उसके अंदर उसने सोर्सेज दिए हुए हैं कि ये कहां कहां से है और कैसे ये एटमॉस्फेयर में आता है और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फिर उससे अगला जो टॉपिक है ना सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन, ये आपको मिलना है FSC सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 के लास्ट पे। ठीक है, और उसके रिएक्शंस जो हैं वो उसी टॉपिक के साथ, जहां प्रिपरेशन है उससे आगे उसके रिएक्शंस आ जाते हैं। यानी कि 2 टॉपिक आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 से FSC सेकंड ईयर के। एक टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 16 FSC सेकंड ईयर से, और एक टॉपिक आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 FSC सेकंड ईयर से। तो इस तरह पे आप इसको जरा ऑब्जर्व करोगे। हम लोग पहली बात यहां से आगाज करते हैं, और वो मेरे पास है बच्चों नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स। ठीक है ना, हमने क्या करने हैं, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स का हम जिक्र करने जा रहे हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है। जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये जो अर्ली स्टेज ग्रोथ होती है ऑफ लीव्स एंड प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के लीव्स और स्टेम, इसकी इनकी अर्ली स्टेज ग्रोथ में हम कहते हैं जी कि हम यूज करते हैं किसका, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर अपना रोल अदा करते हैं, और उसकी लेवल को मेंटेन करना या उसकी ग्रोथ को चलाना, सब कुछ जो है इससे रिलेटेड है। और फिर ग्रीन
कलर टू प्लांट्स। ये कुछ मेन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के फंक्शन है। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप अच्छी तरह रीड कीजिएगा। उसमें आपको अगर इनके अलावा कोई और पॉइंट मिलता है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का फंक्शन क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि समटाइम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो इस तर्ज पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्वालिटीज हैं, या सवाल ये भी बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फंक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो आप इस दोनों एंगल से इसको सोचेंगे कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है जी, तो इस तर्ज अमल पे इसको जरा ऑब्जर्व करके आप जो है ना डील करेंगे अपने साथ कि कैसे आपने इसको समझना है या कैसे आपने इसको जो है ना वो ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये एक जनरल हमने बात की कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो हैं वो क्या करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बेसिक सी बातें हैं कि मसलन नेचुरल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो एनिमल मैन्योर्स हैं, प्लांट्स के वेस्ट होते हैं कि वो जब डिग्रेड करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में तो वो यकीनन अपने अंदर ऐसे कंपाउंड्स रखते हैं जो कि डिग्रेड करके सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाती हैं, तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। फिर एक अच्छा फर्टिलाइजर जो होता है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो चीप होगा, इजीली अवेलेबल होगा, टॉक्सिक नहीं होगा, एक्सपेंसिव नहीं होगा, रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, इजी टू स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 अच्छी क्वालिटीज हैं कि रूटीन में जो किसी भी फर्टिलाइजर चाहे वो नाइट्रोजनस है कोई भी है उसकी हम बात करेंगे। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के लिहाज से हम लोग चंद एक का जिक्र यहाँ पर करने जा रहे हैं और इनमें से सबसे पहले है अमोनिया का जिक्र। ये ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि लिक्विड स्टेट में यूज होता है। इसमें तकरीबन 82% के करीब क्या मौजूद होती है, नाइट्रोजन है। मतलब एक बड़ा रिच फर्टिलाइजर है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं कि इसको हम यूज करेंगे लिक्विड फॉर्म में, इंजेक्ट करना पड़ेगा 6 इंचेस डाउन इनटू अर्थ, ताकि ये सीप आउट ना हो और ये वोलेटाइल होने की वजह से फौरन हवा में शामिल ना हो जाए तो सारा जाया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये कोई अच्छा फर्टिलाइजर नहीं माना जाएगा। मतलब एक आम बंदा जो एक फार्मर है हमारे जैसे कंट्री में, जाहिर है कि वो कोई केमिस्ट्री नहीं जानता होगा, उसे तो बस ये पता होगा कि ये मैंने बैग खरीदना है और इसकी मैंने इतनी इतनी मिकदार जो उसकी प्रैक्टिस ने उसे सिखाया वो उसने ऐड कर देनी है। ठीक है, लेकिन अब उसे कहा जाएगा आप एक सिरिंज पकड़ें और आप जो है इंजेक्ट करते रहें, तो ये रिसर्च लेवल तक तो बड़ा अच्छा है कि कॉटेज स्केल तक स्मॉल इंडस्ट्री में या स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड में आपने सिर्फ ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बढ़ने से प्लांट को क्या फायदा होता है, तो आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली पूरे फील्ड में और हर बंदे के लिए इसको यूज करना नजर नहीं आता कि वो कोई इफेक्टिव होगा। ठीक, अलबत्ता हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमोनिया कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर व्हेन इट इज अवेलेबल इन इट्स लिक्विड फॉर्म, बट वी हैव टू इंजेक्ट इट 6 इंचेस डाउन इनटू द अर्थ। ठीक हो गया जी, एक पार्ट हमारे पास आ गया अमोनिया के लिहाज से। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है यूरिया, जो क्या है NH2CONH2 इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। और वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया जाने वाला ये फर्टिलाइजर है, बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल सस्ते हैं, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी फिजिबल है, स्टेबल भी है, इजी टू स्प्रेड है, चीप भी है। यानी कि जितनी भी क्वालिटीज एक अच्छे फर्टिलाइजर में होनी चाहिए ऑलमोस्ट वो सारी की सारी आपको यूरिया में नजर आ जाएंगी। अब यूरिया में ना तकरीबन 46% के करीब इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है।
और ये एक अच्छी परसेंटेज है नाइट्रोजन की किसी भी एक फर्टिलाइजर में। ठीक है, अब हम इसकी प्रेपरेशन के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा सबसे पहले हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिस भी सोर्स से आए हमें इन दो की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यूजुअली इंडस्ट्री जो है ना इसको हासिल करने के लिए या तो कोल और स्टीम का यूज करती हैं या फिर नेचुरल गैस का यूज करती हैं। जो भी सोर्स किसी कंट्री में अवेलेबल होता है उसके मुताबिक ये दो चीजें हासिल करने के बाद हम इसके अगली स्टेज में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया हासिल करते हैं, जिसकी कंडीशन, जिसके जो पैरामीटर आप सेट कर चुके हो, पूरा एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, कहां पर पढ़ा था, इक्विलिब्रियम के यूनिट। जब आप एमडी कैट के सिलेबस में फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में टॉपिक आपके सिलेबस में था अमोनिया सिंथेसिस, तो वो सारा इसी के साथ चेन की शक्ल में जोड़ा जाता है कि आपने इसको पढ़ लिया हुआ है कि अमोनिया के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशन, कैटलिस्ट क्या चीजें होंगी कि हम बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनिया हासिल कर सकें। जब आप यहां से पहले सोर्स पे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हो, जो हाइड्रोजन आई उसको आप कन्वर्ट करते हो अमोनिया में, तो उसके बाद चौथी स्टेज मेरे पास आएगी कार्बामेट फॉर्मेशन। ठीक है ना, चौथी स्टेज हमारे पास क्या आ जानी है, कार्बामेट की फॉर्मेशन आ जानी है। अब कार्बामेट कैसे बनता है कि अगर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया जाए तो ये बनाता है NH4OCONH2, जिसे हम कहेंगे अमोनियम कार्बामेट, और इसको फर्दर हीट करने पर ये यूरिया में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज इसकी आ जाएगी कार्बामेट की कि यूरिया में कन्वर्जन है या डिकम्पोजिशन कह लें। डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बामेट टू यूरिया। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको डिकम्पोज करवा के इसमें से वाटर अलग हो जाता है और इसमें से जो है ना यूरिया बन जाता है। ये हीट करने पर वाटर, यानी कि इसको आप लिख लो इस तरह से NH2C डबल बॉन्ड ONH4 था, और हीट किया तो ये बन गया NH2CONH2 और साथ इसमें से वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पांचवी स्टेज थी कि हमने यूरिया हासिल कर लिया। उसके बाद अगली स्टेज आती है इसकी कंसंट्रेशन। बाय इवेपोरेशन, यानी कि आपने कंसंट्रेट करना है यूरिया को, उसमें से इवेपोरेट करके वाटर रिमूव कर देना है और यूरिया की कंसंट्रेटेड फॉर्म आप हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। और लास्ट स्टेज जो ये 6th स्टेज बन रही थी, और लास्ट स्टेज क्या होगी इसकी, ड्रिलिंग होगी कि हम लोग इसको ग्रेनुल्स की फॉर्म देंगे ड्रिलिंग करवा के, जिसमें यूजुअली ऐसे ही होता है कि जो ये मॉडर्न यूरिया है इसको हम स्प्रे करते हैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की जाने काउंटर करंट ऑफ एयर दे देते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे ड्रॉपलेट गिर रहे होते हैं और उसमें से एयर ब्लो करवाते हैं जो कि इसको कूल डाउन करके प्रिल्स की शक्ल दे देती है। और फिर उसके बाद उसको या तो स्टोरेज बिन्स में भेज दिया जाएगा या बैगिंग सेक्शन में भेज के पैकिंग करवा के उसको सोल आउट कर दिया जाएगा। तो ये स्टेजेस हैं। अब यूरिया की सिंथेसिस में अमोनियम कार्बामेट क्या है या यूरिया का फॉर्मूला क्या है, एक साल में ये क्वेश्चन आ चुका है कि यूरिया का की केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि आपने उसका सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना था। और उसके अलावा जो है ना इसकी जो स्टेजेस हैं कि मसलन आपको पता है कि पहली स्टेज ये है, ये मैंने नंबरिंग कर दी इसीलिए कि आप इसका एक सीक्वेंस बना सको। समटाइम्स स्टेजेस के सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मसलन सबसे पहले स्टेज फर्ज करो लिखता है जी कौन सा ऑर्डर करेक्ट है कि सबसे पहले कार्बामेट फॉर्मेशन हुई, फिर उसकी डिकम्पोजिशन हुई, फिर कंसंट्रेशन हुई या इवेपोरेशन और फिर प्रिलिंग। ये 4 स्टेजेस वो पकड़ता है इसमें से,
और इनको ही वो आगे पीछे करके तरतीब लगा देता है आपके सामने कि कौन सी करेक्ट प्रोपोर्शन है, कौन सी करेक्ट तरतीब इसमें से लग रही है। अब बजाय इसके कि आप उन चारों ऑप्शन को पढ़ते रहें, अगर आपको माइंड में है कि कौन सी स्टेजेस से हमें गुजर के जाना है, तो आप फौरन इस तरफ आ जाएं कि कौन सी स्टेजेस आपके माइंड में है और वहां से ढूंढें कि वो स्टेजेस कहाँ लिखी हुई है। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है जिसमें आपको चार चार पॉइंट लिखे हो कि जी एक ऑप्शन में लिखा है कार्बामेट फॉर्मेशन, डीकंपोजिशन, कंसंट्रेशन और प्रिलिंग। एक ऑप्शन में लिखा है डीकंपोजिशन, कार्बामेट फॉर्मेशन, प्रिलिंग, कंसंट्रेशन। हम सारी ऑप्शंस को बारी बारी पढ़ते रहते हैं, बहुत सारा टाइम जाया कर लेते हैं। अगर आपको ये तरतीब याद है तो आपने वहां से अपनी तरतीब ढूंढ रही है कि आपके माइंड में है कि पहले कार्बामेट करना है, फिर उसने डीकंपोज करना है और फिर उसके बाद कंसंट्रेट होना है और फिर प्रिलिंग होनी है। आप इस पॉइंट को देखेंगे कहां पर ये वाली ऑप्शन है, सिर्फ वो ऑप्शन ढूंढें तो शायद आप अपना टाइम भी बचाएंगे और आंसर भी जल्दी आप क्लिक कर पाएंगे कि कौन सा दुरुस्त था। तो बच्चों ये यूरिया था हमारे पास, जैसे कि आप लोगों ने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में डील करना था। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है ना यूरिया के बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, और वो है अमोनियम नाइट्रेट। NH4NO3। ठीक है। अब अमोनियम नाइट्रेट जो है ना, इसको सिंथेसाइज करने के लिए सिंपल है हमारे पास कि आप लोग अमोनिया और नाइट्रिक एसिड इनको हीट करोगे तो NH4NO3 एसिड बेस्ड टाइप सिंपल रिएक्शन है, प्रोडक्ट आपके पास हासिल हो जाएगा। इसमें 33 से 33.5% तक नाइट्रोजन हो सकती है। ठीक है। और ये भी जाहिर है कि उसके मुकाबले में यूरिया जितना अच्छा फर्टिलाइजर तो नहीं है, बट इट कुड बी यूज्ड। और ये नॉन सूटेबल कहां पर है, पैडी फील्ड्स में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इसको डीकंपोज करके नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वो नाइट्रोजन हवा में शामिल हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये 3 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आपके सिलेबस में हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। अब बाज़ लोग इस चक्कर में पढ़ते हैं जो पोटेशियम नाइट्रेट में भी तो नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर नहीं है, ये 3 ही हैं। आप अपने उस चैप्टर नंबर 15 में से इन तीनों को क्लिक करेंगे, पिक करके सिर्फ इनकी जितनी जितनी डिटेल बुक में है वो आप पढ़ लें, वो आपके लिए काफ़ी होगी। इनके मतलब जनरल नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जी पाकिस्तान में प्लांट कहाँ लगे हैं, कौन सा प्लांट कितने टन्स ऑफ फर्टिलाइजर पैदा कर रहा है और जो है ना उसका एड्रेस क्या है, ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आपको इन मेजर पॉइंट्स पे आएगा जो बुक में लिखे हैं। जो इसके बाद जी अगली बात मैं करने लगा हूँ और वो मैं सिर्फ ब्रीफ करूंगा, वो है SO2 इन एटमॉस्फेयर। ये टॉपिक बार बार MD-CAT में नहीं पढ़ाया जाता वैसे, क्योंकि एक दफा आपको जब ये एनवायरमेंटल वाले यूनिट में पढ़ा देते हैं, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट था, तो उसके बाद जरूरत नहीं रहती। बट स्टिल हम बात कर लेते हैं कि जो है ना वोल्केनोज, कंबस्शन ऑफ कोल, फॉरेस्ट फायर्स, फ्यूल बर्निंग, ये इसके मेजर सोर्स है। SO2 नेचुरल जराए से वोल्केनिक इरप्शन के जरिए एटमॉस्फेयर में आती है और एक बड़ा सोर्स है ये SO2 का। लेकिन जो ये कंबस्शन ऑफ कोल है ये ह्यूमन एक्टिविटी है, फॉरेस्ट फायर्स नेचुरल एक्टिविटी है, यानी कि ये दो नेचुरल एक्टिविटीज हैं जहां से कि बाय चांस बाय नेचर जो है ना हवा में SO2 जाती है। लेकिन फ्यूल बर्निंग या कंबस्शन ऑफ कोल ये दोनों जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज में आते हैं। अब आप कंबस्शन ऑफ कोल की एग्जांपल सोचोगे ना, तो हमारे मुल्क में रोजाना टन्स ऑफ कोल जलाया जा रहा है। कहां पर जलाया जा रहा है?
हमने यूनिट्स लगाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले, जो कि कोल पे बेस कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस है ब्रिक्स को पकाना भट्टों में, जो कि रूटीन लाइफ है हमारी में, इर्द गिर्द आपको नजर आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में जिन्हें यूज करते हैं। वहां पर एक बड़ी मिकदार कोयले की रोजाना की इस्तेमाल होती है, और बड़ी बल्क में कोयला जो ना वर्ल्ड वाइड और पर्टिकुलरली हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत स्लो आती है, तो वहां पर ये इन्वॉल्व हैं और यूज में आ रहे हैं। ठीक, तो ऐसी जगहों पर से कोल आता है, और वो जब आप उसको पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक है, उसमें लिखा होगा कितने परसेंट वोल्केनो से आ रहा है, कितने परसेंट कोल से आ रहा है, तो वो आप जस्ट परसेंटेजेस उसके साथ साथ जो आप प्रीवियर ऑलरेडी कर चुके होंगे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। SO2 का ड्रॉबैक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो भी आपने पढ़ा हुआ है कि ये एसिडिक कंपोनेंट है, और एसिड रेन जनरेट करने की उसको वजह बनेगा, और एसिड रेन एक पोल्यूशन और बिल्डिंग की डैमेजिंग और उसके अलावा हैवी मेटल्स को डिसॉल्व करना और उसको जो है ना वाटर में और जो है ना एक्वेटिक लाइफ, हमारी लाइफ, हर चीज को डिस्टर्ब करना प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर इस यूनिट के लिहाज से सिर्फ आपने ये बताना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से SO2 एटमॉस्फेयर में आ सकती है। बाकी डिटेल आप ऑलरेडी वहां पर इन्वायरमेंट में पढ़ चुके हो, तो इसलिए उसकी यहाँ पर बार बार जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, और टॉपिक हमारा अगला है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस आपने करनी है, तो उसमें जो पहला पार्ट इसका हमारे पास है वो है सल्फर बर्नर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम इसको सिंथेसाइज करेंगे। सल्फर बर्नर में हमारे पास क्या होता है, रॉ मटेरियल अगर सल्फर है, ऑक्सीजन में जला दोगे तो ये SO2 बना देगा। अगर आयरन की कोई और है, Fe2 है, फर्ज करो इसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो ये Fe2O3 और उसके साथ SO2 जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से इसको बैलेंसिंग इक्वेशन की आप देख सकते हो कि कितने किधर मल्टीप्लाई करना है। अलबत्ता ये सिंपल एक आपके पास रिएक्शन था जिसमें प्रेफरेबली पहला रिएक्शन ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि सल्फर नेचर में बड़ी मिकदार में सॉलिड सेडिमेंट्स में से अवेलेबल है। प्योर एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर की बड़ी मिकदार हमें मिल जाती है, लेकिन अगर किसी कंट्री में डायरेक्ट सल्फर नहीं मिल रही तो वो उसकी कोई भी और उठा के कॉपर की या आयरन की उसको हीट कर देते हैं, और उसमें से एक बहुत बड़ी मिकदार हमें सल्फर की मिल जाती है। ये पहला यूनिट है सल्फर बर्नर, जहां पर के हम SO2 हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा यूनिट है हमारे पास, उसका नाम है प्योरीफाइंग यूनिट। ठीक है, अब प्योरीफाइंग यूनिट जो है ना, इसमें सबसे पहला हमारे पास पॉइंट आना है डस्ट रिमूवर। अब डस्ट आनी कहां से है, जो सोर्स है हमारे पास ना सल्फर बर्नर में, सल्फर या उसका जो हम ये कंपाउंड लेते हैं वो जाहिर है ज़ेरे ज़मीन से निकाला जाता है, रॉक्स में से लेते हैं, तो उसमें बड़ी मिकदार जो है ना वो स्टोन्स की और डस्ट की हो सकती है, और जब उसको जलाते हैं तो वो डस्ट भी साथ इसका हिस्सा बन जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को रिक्वायर्ड है वाटर, जो कि पॉसिबली गैसियस स्टेट में, या इसको हम मॉइस्चर कहते हैं, ये अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है ना, वाटर हम इसके ऊपर इंजेक्ट करते हैं, स्टीम इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। वो स्टीम क्या करती है, वो इन डस्ट पार्टिकल को वेट करती है और वो मड की फॉर्म में सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको डस्ट को रिमूव कर लेते हैं। रिमूवर के बाद हम इसको गुजारते हैं कूलिंग पाइप्स में से। कूलिंग पाइप्स में जस्ट हमने टेम्परेचर को लो करना होता है और उसको अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड लाना होता है।
पहले टेम्परेचर हाई था, उसको टेम्परेचर को हम लो कर लेते हैं। उसके बाद स्क्रबर्स में से इसको गुजारते हैं, थर्ड स्टेज जो है प्योरिफिकेशन की। स्क्रबर में से गुजारने के बाद अगली स्टेज में हम क्या करते हैं, ड्राइंग टावर में ले जाते हैं। और ड्राइंग टावर में क्या चीज शामिल होनी है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ड्राइंग एजेंट का काम करता है। अब हम बना भी सल्फ्यूरिक एसिड रहे हैं और ड्राइंग टावर में यूज भी किसने होना है, सल्फ्यूरिक एसिड ने ही बच्चों इस्तेमाल होना है, जो कि इसको यहाँ से जो है ना मॉइस्चर को रिमूव करवाएगा, जो ऊपर कूलिंग डस्ट रिमूवर में SO2 के साथ शामिल हो गई थी, और वो रिमूव करवाना बड़ा जरूरी होता है। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे ये सारा प्योरीफाइंग यूनिट चल रहा है अभी तक कि हमने डस्ट रिमूव किया, कूलिंग पाइप से गुजार के टेम्परेचर लो किया, फिर उसको स्क्रबर में से गुजारा। स्क्रबर्स मतलब आम लफ्जों में कहते हैं छानना, उसमें से पार्टिकल अलग करना और जो भी मतलब रिमेनिंग डस्ट की वो सारा कुछ खत्म करना। फिर उसके बाद ड्राइंग टावर में से गुजारा, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रिकल डाउन होता है उसकी वॉल्स के साथ साथ, और वो इसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से SO2 जो है ना वो प्योरीफाई होती चली जाती है, हर ड्राई भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास अगली स्टेज आ रही है आर्सेनिक प्योरीफायर। जिसमें आयरन हाइड्रोक्साइड यूज होता है एज अ प्योरीफायर। शेल्व्स बनी होती हैं, शेल्व्स के ऊपर हमने आयरन हाइड्रोक्साइड रखा होता है। आर्सेनिक जो कि कंबसन के दौरान अपने ऑक्साइड में बदल चुका होता है, मुमकिन तौर पर वो आर्सेनिक ऑक्साइड जाके आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरेक्ट करता है और इसके आर्सेनेट्स बनाते हुए जो है ना ये अलग हो जाता है, केमिकली रिएक्ट करता है। इस तरह से हम आर्सेनिक प्योरीफायर में फेरिक हाइड्रोक्साइड जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है यूज करके आर्सेनिक को रिमूव करते हैं। ये जरूरी इसलिए है कि आर्सेनिक पॉइजन है टू द कैटलिस्ट। जो हमने इस अगले चैम्बर में जाके कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवानी होती है, वहां पर अगर आर्सेनिक साथ चला जाएगा तो ये कैटालिटिक पॉइजनिंग कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रॉपर नहीं चलता और सारे का सारा प्रोसेस खराब हो जाता है। और एक दफा आपने आर्सेनिक प्योरीफायर से गुजार दिया तो उसके बाद आप गैस को पास करोगे टेस्टिंग बॉक्स में से। अब टेस्टिंग बॉक्स क्या चीज है, एक विंडो बनी होती है जिसके अंदर से जब ये गैस पास की जाती है तो उसको विजुअलाइज किया जाता है। अगर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब है प्योरीफिकेशन ठीक नहीं हुई। ठीक है, तो हम उसको फिर उसे नेक्स्ट स्टेज पे ले जाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस स्टेज को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब ना इसकी मिसाल आपको इस तरह से दी जा सकती है कि आपने देखा होगा कभी कोई रोशनी की रे रूम में आ रही हो ना किसी सुराख से या रोशनदान से, तो तुम्हें छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हुए नजर आते हैं। वैसे ही सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर टेक्सटिंग बॉक्स में हम लाइट थ्रो करेंगे, उसके अंदर विजुअलाइज करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल अभी भी नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि डस्ट रिमूव नहीं हुई और हमें उसको रिसाइकल करके वापस उसकी पहली स्टेज डस्ट रिमूवर पे लाना पड़ेगा और फिर सारी स्टेजेस इसको दोबारा से गुजारना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जब हम एक दफा प्योरीफाइंग यूनिट से इसको गुजार लेते हैं तो फिर इससे अगली स्टेज हमारे पास आती है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट टावर। अगली स्टेज हमारे पास बच्चों क्या आती है, उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट टावर, जिसमें क्या होगा, रिएक्शन सिंपल है कि SO2 ऑक्सीजन से मिलाया जाएगा, V2O5 कैटलिस्ट होगा और तकरीबन 450 या 400 to 500 के दरमियान हम टेम्परेचर देंगे। चलो इस तरह कर लेंगे, 400 to 500 की रेंज लिख दें, इतना हम टेम्परेचर देंगे तो ये बनेगा 2 मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉन्टैक्ट टावर, ऑक्सीडाइजिंग टावर, क्योंकि यहाँ पर SO2 ऑक्सीडाइज होके SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिहाज से इसको नाम हम प्रेफरेबली क्या देते हैं, कॉन्टैक्ट टावर का नाम दे देते हैं। और इसके बाद हमारे पास इसका आखिरी यूनिट आता है D में एब्जॉर्प्शन यूनिट।
एब्जॉर्प्शन यूनिट में क्या होता है हमारे पास, जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी कुछ मिकदार ली जाती है जो 98% होता है। इसमें SO3 को डिसॉल्व करते हैं और यहां से H2SO3 बनता है, O7, जिसे हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम कहते हैं। ठीक है, H2S2O7 जो है ये बन जाता है और इसको फिर हम डाइल्यूट करके अपनी मर्जी से लेटर ऑन, मतलब ये जो H2S2O7 है, अगर इसकी डाइल्यूशन आप करते हो वाटर के साथ तो ये H2SO4 के आपके पास मोल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है इसको एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। दरअसल जो ये वाला सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया था ना, इसमें था 2% वाटर, ये 98% के करीब होता है। वो जो 2% वाटर था वो SO3 के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2SO4, हीट लिबरेट होती है। वो हीट क्या करती है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के दो यूनिट्स को आपस में जोड़ के उसमें से मजीद वाटर निकालना शुरू कर देती है। वो जो मजीद वाटर निकलता है वो फर्दर SO3 के साथ रिएक्ट करता जाता है और फाइनली हमें H2S2O7 मिलता चला जाता है। एंड एट द एंड हम उसमें वापस वाटर ऐड करके इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता था जो कि आ भी सकता है एमसीक्यूज में कि SO3 को वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, उसमें डायरेक्ट डिसॉल्व कर दें तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, रिवर्सिबल भी होता है, कंप्लीट नहीं होता और कंट्रोल नहीं होता। एक्सोथर्मिसिटी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, तो इसलिए हम उसको SO3 को एब्जॉर्प्शन यूनिट में सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, ना कि डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास था सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन के लिहाज से कि इसको हम लोग कॉन्टैक्ट टॉवर में कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसकी भी स्टेजेस पे क्वेश्चन आता है, सल्फर बर्नर में क्या हुआ, कैटलिस्ट क्या यूज हुआ, एब्जॉर्प्शन यूनिट में क्या बना। ठीक है, इस तरह की बातें आपसे एग्जामिनर करवाता है और वो इस पे क्वेश्चन आपसे प्लेस कर सकता है। आगे चलते हैं और हमारे पास आ रहे हैं रिएक्शंस। ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस आपने करने हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि रिएक्शंस में से आपके सिलेबस में शामिल क्या है। आपने रिएक्शंस में से सिर्फ करना है ड्राइंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले रिएक्शन। ठीक है, अब ड्राइंग एजेंट के तौर पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं ना, उसमें से एक रिएक्शन में अगर लिखूं कि आपके पास है COOH ट्वाइस, दिस इज इन फैक्ट ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप इसमें H2SO4 मिक्स करते हो तो ऑक्सैलिक एसिड फौरन डिकम्पोज करेगा और ये डिकम्पोज करके बनाएगा CO2 प्लस CO प्लस H2O। ठीक है ना, तो वाटर का रिमूवल यहां से करवाया है किसने, सल्फ्यूरिक एसिड ने। तो हम कहेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसी तर्ज के 2-3 रिएक्शन और भी बुक ने दिए हैं। मसलन एक और रिएक्शन आपसे लिखें, आपके पास है फॉर्मिक एसिड HCOOH और आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बन जाता है। ठीक है, इसको भी डिकम्पोज करवा दिया इसने। आपके पास था C2H5OH। ये रिएक्शन आपने कई जगह पर ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। जब इसका रिएक्शन आप करवाते हो तो C2H4 बनता है और वाटर एलिमिनेट हो जाता है। यहां पर भी डिहाइड्रेशन, और आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से रिएक्शन कभी पढ़ा था। तो ये भी एक रिएक्शन है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, वो रिमूवल करवा रहा है इसमें से वाटर का। फिर एक रिएक्शन और हम इसी तर्ज का लिखना चाहें तो हमारे पास ना ग्लूकोज है। ठीक है, C6H12O6। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जस्ट उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आप ऐड करेंगे, बड़ा क्विक रिएक्शन होगा और यहाँ से 6 मोल्स ऑफ कार्बन ब्लैक कलर की अलग हो जाएगी और 6 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव करवा देगा। ब्लैक कार्बन बॉल्स के साथ आपको डिपॉजिट हुई नजर आएगी। ठीक है, यही हाल किसका होगा अगर आपके पास ये है ना C12H22O11।
तो यहाँ से क्या होगा, 12 कार्बन अलग हो जाएंगे और 11 H2O को ये अलग कर देगा, ब्लैक कलर की कार्बन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ये इस और जब ये डिकम्पोज होंगे ना कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें से एक हल्की सी साउंड आएगी, जैसे जो ना वो डिकम्पोज होते हुए फ्राई करने की आती है, तो उसे चैरिंग बोलते हैं कि जो ये कंपाउंड ये चैर्स करेंगे और डिकम्पोज होते हुए कार्बन और वाटर में तब्दील हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये चंद रिएक्शन थे जिनमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड ने सर्व किया है। फिर हम एक बात करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड को हम देखना चाहते हैं कि क्या सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर्व कर सकता है। इसमें एक रिएक्शन मसलन ना आप कहते हैं कार्बन हमारे पास था, उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ SO2 बनता है तो वाटर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन ऑक्सीडाइज हुई है और कार्बन को ऑक्सीडाइज किया किसने है, सल्फ्यूरिक एसिड ने किया है। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप सल्फर लेते हो H2SO4 में ऐड करते हो तो फिर यहां से क्या बनेंगे, SO2 प्लस H2। सल्फर को ऑक्सीडाइज किसने किया, सल्फ्यूरिक एसिड ने, तो वो किसके तौर पर सर्व करेगा, यहां पर फिर से सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर्व करेगा। अगर आपके पास है ना H2S और आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो, तो यहां से क्या होने वाला है, सल्फर प्लस SO2 प्लस वाटर, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में कितना था, -2, और प्रोडक्ट में कितना हो गया, 0। तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड ने करवाई, तो यहां पर भी ये सल्फ्यूरिक एसिड ने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर्व किया है। और अगर आप इसी पैटर्न पे HBr या HI में सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे ना, तो यहां से ब्रोमीन या आयोडीन हासिल हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कंपाउंड पे। तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, साथ SO2 और वाटर बना दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ रिएक्शन है जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है। और एक आखिरी बात हम करते हैं इस तर्ज पे, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कुछ जगह पर ना सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर सर्व नहीं करता, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मिक्स होकर उनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को इनहांस करता है और उनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अपीयर करवाने में हेल्पफुल होता है। मिसाल के तौर पर ना आप कहते हो कि आपने लिए KMnO4 और उसमें आपने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या कमाल करता है कि ये इसको बदलता है कि इसमें K2SO4 में प्लस MnSO4 प्लस यहां से बनेंगे वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स, 2MnSO4 3 इसके, और साथ एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट होगी। ठीक है, अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन आती है ना, ये एटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करवाती है अदर मटेरियल्स को, जैसा कि ऑक्सैलिक एसिड आप ले लेते हो, मोहर साल्ट ले लेते हो, फेरस सल्फेट ले लेते हो, तो ये उनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करवा सकती है। ठीक है ना, तो इस तर्ज पे हम ये मानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो दरअसल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करने की एबिलिटी रखता है। ये रिएक्शन KMnO4 और यही रिएक्शन आपका उसके साथ भी हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ भी, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दोनों एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा करेंगे, वो एटॉमिक ऑक्सीजन इनको इजीली ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब फेरस सल्फेट ले लें या आप मोहर साल्ट का जिक्र कर लें, ऑक्सैलिक एसिड का, तो ये
इसके आगे इनके रिएक्शंस आप डील कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये लेकिन हमने सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का बिहेवियर देखना था कि वो कैसे सर्व करता है। ठीक हो गया बच्चों, ये था आपका यूनिट नंबर लास्ट नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का। इसके साथ आपका एमडी कैट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम टेस्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।